आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की दूसरी पुस्तिका कृतिका क्या था डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित रीढ़ की हड्डी का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने इसका भाग प्रथम समझा था और उस प्रथम भाग के दौरान हमने लेखक का जीवन परिचय साथ में इस एकांकी को प्रारंभ किया था। प्रारंभ के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार रामस्वरूप अपनी पुत्री के लिए लड़के वाले को अपने घर बुलाते हैं तो किस प्रकार उसकी तैयारियां करते हैं। वह उनकी पत्नी और नौकर मिलकर गोपाल प्रसाद और उनका पुत्र शंकर, जो कि दोनों रामस्वरूप की लड़की को देखने के लिए, बातचीत करने के लिए वहां आते हैं और आने के बाद उनकी बातचीत जो है प्रारंभ होती है, शुरू होती है और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के बीच में अपने अपने ज़माने की बातचीत होती है, दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं। तभी रामस्वरूप अचानक चौंक जाता है जब गोपाल प्रसाद बिजनेस की बात करते हैं कि अब आइए बिजनेस की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले रामस्वरूप गोपाल को प्रसाद को कहते हैं, आइए पहले ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, और उठते हैं। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते हैं, ये आप क्या तकलीफ करते हैं। तो रामस्वरूप कहते, इसमें तकलीफ की क्या बात, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। माफ़ कीजिएगा, ज़रा मैं अभी हाजिर होता हूँ। रामस्वरूप अंदर की तरफ जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर दबी आवाज़ में अपने पुत्र से कहते हैं कि आदमी तो बड़ा भला है, मकान वकान से हैसियत भी कोई बुरी मालूम नहीं होती है, पता चले लड़की कैसी है। शंकर कहता है, जी, जो कि उनका पुत्र था। वह भी कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है तो गोपाल प्रसाद अपने पुत्र को कहते हैं, क्यों भाई, क्या हुआ। तो वो कहता है, शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कह रहे, तुम झुक कर क्यों बैठ रहे हो भाई, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठे हो, तुम्हारे विवाह की हम बात करने आए हैं। तुम्हारे सारे दोस्त लगता मुझे ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, कि शंकर की रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। इतने में बाबू रामस्वरूप वापस प्रवेश करते हैं, आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लेकर आते हैं और मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं। इतने में रामस्वरूप चाय को प्याले में डालते हैं और उनको कहते हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं साहब, मुझे तो आधा दूध और आधी चाय दीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भैया नया फैशन बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो चाय का कोई जायका क्या रहेगा। इतना कहते हुए रामस्वरूप कहते हो, तो आप बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैं आपके आधा दूध और आधी चाय डालकर बना देता हूँ। और वे गोपाल स्वरूप को प्याला पकड़ाते हैं। शंकर भी खंखार कर कहता है कि सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद ने कहा, सरकार चाहे जो कर सकती है, चाहे जो कर ले, अगर सरकार को आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो रामस्वरूप कहते हैं, वो क्या। शंकर को पहला पकड़ाते हैं, वो कहते हैं, कौन सा टैक्स लगाना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। इतने में वे कहते हैं कि मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है कि जनाब कि देने वाले भी चूर ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर छोड़ दिया जाए कि अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर लिए, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अगर खूबसूरती पर टैक्स लग जाए तो कोई भी महिला इसके लिए मना नहीं करेगी। अर्थात ये ऐसा टैक्स है कि देने वाले भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। बस यही है कि ये किसी औरत पर छोड़ दिया जाए कि जैसी उसकी खूबसूरती है उसी के मुताबिक वह टैक्स दे। फिर सब जोर से हंसते हैं। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए कहते हैं, वाह वाह, क्या खूब सोचा है आपने। वास्तव में यह खूबसूरती का जवाल आज भी बेडब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो कभी उठता ही नहीं था। गोपाल प्रसाद की तरफ तस्तरी रामस्वरूप आगे बढ़ाते हैं। तस्तरी का अर्थ होता है प्लेट, और उनको कहते हैं कि आप नाश्ता लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कहते हैं कि कभी नहीं साहब, कभी नहीं। और शंकर की तरफ देखते हुए रामस्वरूप कहते हैं,
आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर कहते हैं, किस मामले में? रामस्वरूप कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। तभी गोपाल प्रसाद वी से बोल देते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही हो, कैसे भी हो, लेकिन लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। बात यह है कि हम मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती है। आपकी लड़की तो ठीक ही होगी या ठीक है। इस प्रकार वे आपस में लड़की की सुंदरता की बातचीत करते हैं। रामस्वरूप कहता है, इस बारे में मैं क्या कहूँ, आप खुद ही मेरी पुत्री को देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, इसमें देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है, अब तो ये केवल रस्म है जिसे हम पूरा करेंगे। रामस्वरूप कहते हैं, यह तो आपका मेरे पर बहुत भारी एहसान है, और वे हंसने लग जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा? तो कहते हैं कि जायचे का मिलने का क्या मुश्किल बात है। रामस्वरूप कहते हैं, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, ऐसा समझो खुद ब खुद मिला हुआ है, समझिए, इसी बात को जानिए। गोपाल प्रसाद ने कहा, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल। थोड़ी देर वे रुकते हैं, लेकिन हाँ, मेरे कानों में एक खबर पड़ी है, एक भनक पड़ी है, कहीं ये गलत तो नहीं है ना? रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं, क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ कर देता हूँ कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो हमें रखनी नहीं है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक पास, 10वीं पास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की पढ़ाई लिखाई की लड़की हमको नहीं चाहिए। क्यों शंकर? शंकर कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो हमें करानी नहीं है। रामस्वरूप कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं, और क्या साहब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला उन अकल के ठेकेदारों से ये बात पूछिए, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात होती है? अरे, पुरुषों का काम तो पढ़ना ही है और काबिल होना। अगर ये काम भी औरतें करने लग गई, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लग गई, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लग गई, तब तो घर गृहस्थी का काम हो चुका। ये काम कौन करेगा? जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरने के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। इस प्रकार गोपाल प्रसाद जो है, अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते थे, लेकिन उनके कानों में कहीं से बात आई कि रामस्वरूप की पुत्री अधिक पढ़ चुकी है, BA कर चुकी है, तो इसी बात को वे रामस्वरूप के मुंह से सुनना चाहते थे, यकीन दिलाना चाहते थे कि मैं बिल्कुल सही हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी औरत, ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, मुझे तो घर गृहस्थी वाली स्त्री ही चाहिए जो कि मेरे घर को संभाल सके। तभी रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ। और रामस्वरूप एक उदाहरण और देते हैं कि मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। इस पर सब लोग हंसने लग जाते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद इस बात पर गंभीर हो जाते हैं। सब लोग हंसने लग जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, हाँ हाँ, वो भी सही है। कहने का मतलब ये नहीं, यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी होती है जो सिर्फ पुरुषों के लिए होती है, मर्दों के लिए होती है, और उसमें से ऊंची शिक्षा, ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है जो केवल मर्दों के लिए बनी है, स्त्रियों के लिए नहीं बनी। रामस्वरूप शंकर से कहते हैं, चाय और लीजिए। शंकर कहता है, धन्यवाद, पी चुका। तभी रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं, आप और लीजिए। गोपाल प्रसाद ने कहा, बस साहब, अब तो चाय ख़त्म कीजिए। वे कहते हैं कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताए, वो मक्खन जो था अभी तक बाजार से आया ही नहीं। रतन को मक्खन लेने के लिए भेजा। गोपाल प्रसाद ने कहा, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और वैसे भी मैं टोस्ट वगैरह कुछ खाता नहीं। रामस्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं और फिर अंदर की तरफ, दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से कहते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना। और साथ में राम गोपाल प्रसाद को कहते हैं कि आपके लिए सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद कहते हैं, जी नहीं। तभी पान की प्लेट लेकर हाथों में उमा आती हैं, सादगी के कपड़े, बहुत ही सादगी की बिसात लिए हुए, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर भी आंखें छिपाकर
उमा को देख रहा था। रामस्वरूप कहते, यही है आपकी लड़की, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। उमा पान की तसरी अपने पिता को दे देती है। उस समय उनका चेहरा ऊपर की तरफ उड़ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों एक साथ चौंक जाते हैं, क्योंकि उमा के आंखों पर चश्मा लगा हुआ रहता है, और जब चश्मा देखते हैं तो दोनों चौंक जाते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, चश्मा। रामस्वरूप जरा शक पका जाते हैं और बीच में कहते हैं, अरे पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, दर्द होने लग गई थी, तो कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने इसको चश्मा लगाने के लिए कहा है, इसलिए इसको चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि कहीं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो चश्मा नहीं लगा है, उसकी वजह से तो नहीं है कुछ। रामस्वरूप कहते हैं, नहीं साहब, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अधिक पढ़ी लिखी नहीं है। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कोमल स्वर में उमा से पूछते हैं, बैठो बेटी। तो रामस्वरूप भी अपनी पुत्री को कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के साथ उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी अच्छी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है क्या? रामस्वरूप ने कहा, जी हाँ, सितार भी बजाती है और बाजा भी। सुनाओ उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार को उठाती है और थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अच्छा सा सुंदर भक्ति गीत गाना शुरू कर देती है। स्वर से ऐसा मालूम होता है कि उमा को गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में एक तरह से तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक भी उड़ जाता है और उसकी आंखें शंकर की जेवती आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। बहुत ही सुंदर गाना गाती है और अचानक वो रुक जाती है। रामस्वरूप कहते, क्यों, क्या हुआ भाई, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद ने कहा, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, बहुत अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को जैसे ही उठती है, गोपाल प्रसाद कहता है, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप भी कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो बे उमा। उमा वहीं बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं कि तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है क्या? उमा एकदम चुप हो जाती है, लेकिन रामस्वरूप बीच में ही बोल जाते हैं, हाँ, यह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, इसी ने बनाई है, और उस दीवार पर भी जो चित्र बना हुआ है इसी ने बनाया है। गोपाल प्रसाद कहता हूँ, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप कहते कि सिलाई का तो आप नाम ही मत लो, इस सारे घर की सिलाई की सारी जिम्मेदारी इसी के पास रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी यही तैयार करती हैं। और हाँ हाँ करके उमा के बारे में बताते हैं। गोपाल गोपाल प्रसाद कहते, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम पुरस्कार भी कुछ जीते हैं क्या? तो उमा चुप हो जाती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप रहती है, उसी तरह गर्दन झुकाए जैसे पहले बैठी थी। गोपाल प्रसाद एकदम अधीर हो उठते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और रामस्वरूप जरा शक पकाते हैं कि अब क्या जवाब दे। रामस्वरूप कहते हैं उमा को, जवाब दो उमा। तो वह जरा शर्माती है कि इनाम तो इसने खूब जीते हैं। तो गोपाल प्रसाद जरा सी रूखी आवाज़ में रामस्वरूप को कहते हैं कि जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, सब आप ही आप बता रहे हैं, अपनी पुत्री को भी तो कुछ बोलने दीजिए। रामस्वरूप उमा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि गोपाल प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, इनको जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन बहुत ही मजबूत आवाज़ में गोपाल प्रसाद को जवाब देती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना वो कुछ लेकर नहीं जाता है। उसी तरह ऐसा लग रहा है कि मैं भी जो है ये कुर्सी मेज बिक गई हूँ, कुर्सी मेज की तरह हो गई हूँ। ये लोग मुझे खरीदने के लिए आए हैं और मेरा हिसाब किताब लगा रहे हैं। लगता है कि मेरी भी स्थिति एक वस्तु जिस तरह बिकती है उसी तरह की हो गई है। तभी रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं, उमा उमा कहने लगते हैं। उमा कहती है, बाबूजी मुझे कह लेने दीजिए, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं मुझे खरीदने के लिए, जरा इनसे पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता है? क्या मैं कोई वस्तु हूँ जो मुझे खरीदने के लिए आए हैं? कभी मेरे से ये कह रहे हैं कि आपको यह आता है कि आपने क्या पुरस्कार जीते, कितने पढ़े लिखे हो,
क्या मैं इसी चीज़ के लिए, इसी दिन के लिए बनी हूँ क्या? ज़रा इनसे पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके मन को चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर ले जाता है और बाद में हलाल करता है? जब उमा ने यह बात कही तो गोपाल प्रसाद को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर बाबू राम स्वरूप से बोलते हैं, लगता है आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए, मेरा मान सम्मान नीचा करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में कहती है गोपाल प्रसाद को, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती तो नहीं होती है। आप इतनी देर से क्या नाप तोल कर रहे हो? क्या हमारा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? और जरा अपने इन साहबजादे से, अपने पुत्र से पूछिए, अभी पिछले माह फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे? जरा इन साहबजादे की करामात पूछिए और वहाँ से ये कैसे भगाए गए थे? तभी शंकर बोलता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा से वो कहते हैं, गोपाल प्रसाद की, जब ये कहते हैं गोपाल प्रसाद कि आपकी लड़की कॉलेज तक पढ़ी है, तो राम स्वरूप चुप हो जाते हैं। तो उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए भी पास किया है, इसमें मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर मैंने कोई कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है ही, लेकिन अपने साहबजादे से पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पकड़कर अपना मुंह छिपाकर वहां से भागे थे जब इनको पकड़ा गया था। राम स्वरूप उमा उमा कहकर चुप हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में राम स्वरूप से कहते हैं, बस बहुत हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे ये कहा था कि ये सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, बताइए मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। वे अपनी छड़ी खुद ढूंढते हैं, उठाते हैं और कहते हैं, बीए पास, उफ, गजब हो जाता अगर ये शादी यहाँ पर हो जाती। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो यहाँ से। और दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। उमा जाते समय उनको और भी कुछ कहती है, जी हाँ, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ये जरूर पता लगाना कि आपके लड़के के बेटे की, आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी लाचारी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन की निराशा भी। दोनों पिता पुत्र बाहर चले जाते हैं उमा की बात को सुनते हुए, और बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा अचानक चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में उधर आना होता है। प्रेमा कहती है, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर राम स्वरूप भी खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार गोपाल प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं और उमा का वहाँ पे संबंध नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार इस एकांकी के माध्यम से किस प्रकार आज भी हमारे समाज में दक्यानुसी विचारों को महत्वता दी जाती है। लड़की की शिक्षा को, अधिक शिक्षा को आज भी समाज में इतना अच्छा नहीं माना जाता है। आज भी समाज के लोग ये समझते हैं कि पुरुषों का अधिक पढ़ना ही समाज के लिए हितकारी है। बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना यानी उसका पुरुषों से आगे बढ़ना, यह आज के समाज के लोगों को आज भी अच्छा नहीं लगता है। यह अध्याय, ये एकांकी हमें यही शिक्षा देती है कि चाहे पुरुष हो या स्त्री, सबको समान शिक्षा का अधिकार है। और किस प्रकार आज भी समाज में दक्यानुसी विचारों को महत्वता दी जाती है। ऐसे दक्यानुसी विचारों को हमें इस समाज से हटाना होगा और इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। इस प्रकार डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित यह एकांकी रीढ़ की हड्डी पूरी हुई। हमें इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है और इस वीडियो को ध्यान से देखना है। पाठ को पुस्तक के माध्यम से भी पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद।